हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इंडियन कॉमिक यूनिवर्स। तो आज की कॉमिक्स है आखिरी सीरीज का 4th पार्ट विश्व रक्षक। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब तक आपने पढ़ा धरती पर बचे दो आखिरी रक्षक वंडरमैन परमाणु और सुपर कमांडो ध्रुव, जो कि शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस से जूझ रहे हैं और पृथ्वी से सभी के गायब होने का रहस्य सुलझाने में लगे हैं। उनका सामना विभिन्न परगिरियों प्राणियों से होता है, जो कि अचानक धरती पर आते हैं और उसी तरह गायब भी हो जाते हैं। इसके अलावा इनका सामना होता है कारा से, जो कि ध्रुव और परमाणु की इन परिस्थितियों से समझाने में सहायता करती है। धरती पर हो रहे परगिरियों के ट्रांसफ्यूशन का संबंध कहीं न कहीं परमाणु की अनियंत्रित हो रही शक्तियों से है। वहीं दूसरी ओर विश्व आबादी का ट्रांसफ्यूशन ब्रह्मांड के विभिन्न ग्रहों पर हो चुका है, जिनकी उन ग्रहों की विषाणुताओं से रक्षा कर रहे ब्रह्मांड रक्षक पर पूरे ब्रह्मांड में हो रहे ट्रांसफ्यूशन के साथ ही चल रहा है एक षड्यंत्र, जिसके तहत परमाणु को खत्म करने के लिए धरती पर भेजे जाते हैं ब्रह्मांड के सबसे दुर्दांत लड़ाके। इसी समय परमाणु को बचाने के लिए प्रयासरत ध्रुव का ट्रांसफ्यूशन हो जाता है। अब परमाणु की सहायता के लिए कोई है या नहीं, या फिर कोई है। अब तक आपने पढ़ा आखिरी श्रृंखला के पूर्व प्रकाशित भागों में आखिरी रक्षक, परकालों की धरती और ब्रह्मांड रक्षक, जो कि ये तीनों ही कॉमिक्स आपको हमारे इसी चैनल में मिल जाएंगी। इनका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। नाग आने का तो एक ही मतलब है, आ गया नागराज। हे देवकाल जी, आपदाएं तो पृथ्वी से पीछे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। पृथ्वी को विनाश से बचाने हेतु कुछ समय के लिए पृथ्वी से दूर क्या हुआ, पृथ्वी का तो स्वरूप ही बदल गया। आखिर ये हो क्या रहा है? परमाणु की स्थिति देखकर लगता है कि सभी एलियन वॉरशिप उसे ही खत्म करने पर आई हैं, पर क्यों? इनके तेवर बता रहे हैं कि इनसे बात करने की कोशिश करना फिलहाल व्यर्थ है। फिर इन्हें इसी भाषा में समझाना होगा जो ये बोलना जानते हैं। अब कुछ जान में जान आई। रुको नागराज, मैं भी आता हूं इनका काउंटडाउन पूरा करने। परमाणु संभल गया, अच्छा हुआ। अब परमाणु ही इस रहस्य से पटाफिक्स करेगा। धूम धड़ाम एक्शन। आखिर ये सब क्या हो रहा है परमाणु? मैं कुछ देर के लिए पृथ्वी से दूर हुआ तो यहाँ का परिदृश्य ही बदल गया। कहाँ हैं सभी पृथ्वीवासी? ये एलियन सेना तुम्हें मारने की कोशिश क्यों कर रही है? तुम्हें देखकर उम्मीद जागी थी कि शायद इन सवालों के जवाब तुम्हारे पास होंगे, लेकिन तुम तो उल्टा मुझसे ही सवाल करने लग गए। मैं खुद अपने जहन में उमड़ते इन सवालों के जवाब ढूंढ रहा हूं नागराज। अगर तुमने सही समय पर एंट्री नहीं मारी होती तो शायद मेरे ये सवाल मेरे साथ ही शहीद हो जाते। अब तुम्हारे आगमन से मुझ में नई स्फूर्ति और नई ऊर्जा भर दी है। अब खैर नहीं इन बिन बुलाए मेहमानों की। कुछ ज्यादा ही ऊर्जावान हो गए हो। ट्रूपर्स टू कमांड क्वार्टर। उत्तरजीवी की पावर्स खतरनाक लेवल तक बढ़ चुकी है। उसके सामने हमारे ट्रूपर्स नहीं टिक सकते। वह किसी जलती हुई उल्का की तरह अपने रास्ते में आने वाली हमारी सेना को ध्वस्त करते हुए आगे बढ़ रहा है। डैम इट। इतनी ही नहीं, कमांडो क्वार्टर उत्तरजीवी की मदद को अभी अभी एक अजीब सा हरा मानव अंतरिक्ष से उतरा है। हमारी रीडिंग बता रही है इस हरे मानव पर ट्रांसफ्यूशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, और ये लड़ने के लिए जिस ऊर्जा का प्रयोग कर रहा है वैसी ऊर्जा का सामना हमने कभी नहीं किया। इसकी ऊर्जा का एलियनाइज करने पर सिर्फ इतना ही पता चल पाया है कि ये किसी प्रकार का देव ऊर्जा है। मौजूदा हालात में हमें युद्ध की अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना होगा। फिलहाल सेना को पृथ्वी से वापस आने का आदेश दो। ये भाग रहे हैं। हम दोनों भले ही अपने सवालों के जवाब नहीं जानते, पर यह बात तो तय है कि ये सवाल कहीं ना कहीं इससे जुड़े हुए हैं। इसलिए इनका यहां से भागना अफोर्ड नहीं किया जा सकता। और नागराज ने अपनी नाग रस्सी से एलियन शिप्स को जमीन पर गिरा दिया। इसलिए करना होगा इनका रिकॉल, इंक्रीज, रिजेक्ट। जवाब पाने के लिए इन चूहों को इनके बिलों से बाहर निकालना ही होगा। हथियार डाल चुके शत्रु पर प्रहार करना हीरो को शोभा नहीं देता। देखो वे लोग आत्मसमर्पण मुद्रा में स्पेसशिप से बाहर आ रहे हैं।
सॉरी नागराज, पता नहीं मुझ पर क्या भूत सवार हो गया था। फिलहाल हमें इनसे अपने सवालों के अरे ये तो गायब हो रहे हैं। आपातकालीन सेनाएं भी ट्रांसफ्यूशन का शिकार होने से खुद को नहीं बचा सकती। तुम ठीक तो हो ना कारा? ठीक भी हूं और खुशकिस्मत भी। अगर ये विलक्षण मानव नागराज सही समय पर नहीं आया होता तो उन ट्रूपर्स के हमले से जीवित बचना नामुमकिन था। यह कौन है? कारा ने कुछ देर पहले मेरी और ध्रुव की जान बचाई थी। इस मुश्किल का समाधान ढूंढने में ये हम दोनों की मदद कर रही थी। यानी ध्रुव भी तुम्हारे साथ था? बिल्कुल, तुम्हारे यहां पहुंचने से कुछ सेकंड पहले ही वह ट्रांसफ्यूशन हुआ था। ये ट्रांसफ्यूशन का क्या चक्कर है? मुझे पूरी बात विस्तार से समझाओ। समझाता हूं, सुनो। और परमाणु नागराज को सारी कहानी बताता चला गया। इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर, अमेजिंग, अनबिलीवेबल। ऐसा लगता है जैसे स्पेशल इफेक्ट वाली कोई हॉलीवुड मूवी 3D में चल रही है। एक अणु से भी छोटे ब्रह्मकण में इतनी असीम ऊर्जा भरी हुई है। वाकई कुदरत का करिश्मा है यह। ऐसा लगता है जैसे पूरा ब्रह्मांड इस कण से निकलती किरणों में समाया हुआ है। इस ब्रह्मकण का असली करिश्मा तो अभी मानव जाति के सामने आया ही नहीं। ये सूक्ष्म ब्रह्मकण वह गेटवे है जो मानव सभ्यता को अत्यंत ब्रह्मांड में बिखरी लाखों जीवन सभ्यताओं से जोड़ सकता है। प्रकृति और विकास की रफ्तार में हमें 21वीं शताब्दी से सीधे 25वीं शताब्दी की ओर वैज्ञानिक उन्नति प्रदान कर सकता है। मानव विकास और वैज्ञानिक प्रगति के पक्ष में मैं भी हूँ प्रोफेसर कृतिका, पर विकास के नाम पर सृष्टि की सीमाओं और नियमों का उल्लंघन सही नहीं। मैं भी ध्रुव की बात से सहमत हूँ। अनंत ब्रह्मांड में वास करने वाली अन्य सभ्यताओं से किसी भी प्रकार का जुड़ाव मानवों के लिए फायदेमंद होने की जगह खतरनाक भी हो सकता है। यदि ऐसा करना मानवों के लिए हितकर होता तो ईश्वर ने ब्रह्मांड में वास करने वाली विभिन्न सभ्यताओं को एक दूसरे से जोड़ने का कोई माध्यम अवश्य बनाया होता। यह भी तो हो सकता है कि ये ब्रह्मकण ही वो माध्यम हो जिनकी शक्तियों से मानव अब तक अनजान है, और ईश्वर कभी भी मानवों के लिए विकास के माध्यम स्वतः ही उपलब्ध नहीं कराते। यह विज्ञान का काम है। वैज्ञानिक भी यदि आप लोगों की तरह सोचने लगे तो इंसान कभी धरती से चांद पर नहीं पहुंच पाता। लेकिन चांद पर मानवों से कहीं गुना एडवांस तकनीक के हथियारों के साथ खूंखार एलियंस उन्हें वेलकम टू मून बोलने वाले नहीं बैठे थे। वैज्ञानिक विकास में मानवों का जीवन सुगम बनाया है तो इस सृष्टि और खुद मानव के लिए कई मुसीबतें भी खड़ी की हैं। अंतरिक्ष में बहुत बढ़ता पुराने सैटेलाइट का स्पेस जंक रूपी कवाड़ इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जरा सोचो, अगर मानवों का कृमिक वैज्ञानिक विकास सृष्टि के नियमों का इतना उल्लंघन करता है तो अगर हम एक 4 शताब्दी आगे का विज्ञान विकसित हासिल कर लेंगे तब मानव के लिए कितना विध्वंसकारी होगा। वैज्ञानिक विकास मानवों की उन्नति का माध्यम होना चाहिए, प्रकृति सृष्टि और ब्रह्मांड की अवनीति का नहीं। मैं आप दोनों से पूर्णतः सहमत हूं जेंटलमैन। हेलो प्रोफेसर इब्रित विकराल। मेरी यंग असिस्टेंट कभी कभी कुछ ज्यादा ही जोश में आ जाती है और साइंस फिक्शन का रियलिटी समझ बैठती है। सॉरी सर। यह सच है कि इस ब्रह्मकण में अलग अलग सोलर सिस्टम में बसने वाली प्रजातियों के बीच एक गेटवे के रूप में कार्य करने की क्षमता है, पर यह सिर्फ अभी मात्र एक कल्पना है। मानवों के पास अभी वे संसाधन और तकनीक नहीं है जिससे ब्रह्मकण या गोल्ड पार्टिकल की क्षमताएं परखी जाएं, पर मैंने और कृतिका ने वर्षों तक इस ब्रह्मकण पर शोध कर इसकी एक और क्षमता खोज निकाली है जो कि हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान कर सकती है। लेकिन इसके लिए मुझे आप दोनों की सहयोग की आवश्यकता है। यदि आप दोनों मुझ पर भरोसा करें तो आपकी अनगिनत आविष्कारों और अनुसंधानों ने न सिर्फ इस बल्कि पूरे देश को विकास की दौड़ में अग्रणी बनाया है। आप पर विश्वास न करने का तो सवाल ही नहीं उठता। हम आपके साथ हैं प्रोफेसर, पर हमें करना क्या है? देश के विकास में सबसे बड़ी समस्या का समाधान। भैया ध्रुव और परमाणु ने तो कमाल ही कर दिया। जिस गांव में महीने में सिर्फ 24 घंटा बिजली आती थी अब वहां
24 सेकंड भी बिजली नहीं कटती। उससे भी अच्छी बात यह है कि भैया कि इस बिजली की कीमत भी पहले से आधी हो गई है, यानी कटियां मारकर बिजली चुराने की जरूरत ही नहीं। फ्यू वीक्स आगे, फ्रॉम नाउ, ऑसम मैन, 1 टेराबाइट डाटा सिर्फ 3 सेकंड में डाउनलोड हो गया। परमाणु ध्रुव और प्रोफेसर विकराल की सुपर हाई स्पीड वाईफाई फ्रीक्वेंसी ने सबकी फाड़ कर रख दी। प्रोफेसर विकराल, वंडरमैन परमाणु और सुपर कमांडो ध्रुव ने देश को बनाया बिगेस्ट वर्ल्ड पावर। अमेरिका और रूस भारत में मांग रहे हैं ब्रह्मकर्ण से पावर एनर्जी बनाने का फॉर्मूला। गुड मॉर्निंग प्रोफेसर। अपनी वीकली ड्यूटी पूरी करने आ गए हम दोनों। गुड मॉर्निंग गाइस। आजकल तो आप लोग सुर्खियों में छाए हुए हैं। मीडिया की आदत है चीजों को बड़ा चढ़ा कर पेश करने की। सारी मेहनत तो दरअसल प्रोफेसर इवरित, विकराल और तुम्हारी है। हम दोनों तो बस तुम लोगों के सहयोगी हैं। वैसे प्रोफेसर इवरित विकराल हैं कहाँ? पता नहीं, आज सुबह उन्हें किसी ने नहीं देखा। शायद अपनी किसी नई रिसर्च पर काम कर रहे होंगे। हमें देर नहीं करनी चाहिए। हमेशा की तरह मुझे तुम दोनों को लेकर इसरी के हाई सिक्योरिटी एरिया में पहुंचना होगा, जहां कोलाइडर मशीन और ब्रह्मकर्ण स्थित हैं। फिर परमाणु अपनी एटॉमिक पावर से इस कोलाइडर को चार्ज करके इससे कि इसमें मौजूद ब्रह्मकर्ण की ऊर्जा परमाणु की एटॉमिक एनर्जी पाकर डिस्चार्ज होने लगेगी। ब्रह्मकर्ण से डिस्चार्ज होने वाली एनर्जी लाखों करोड़ों एनकोडेड सिंबल्स के रूप में होगी, जो कि एक प्रोटोकॉल है। ये सिंबल प्रोटोकॉल इतने जटिल हैं और इतनी तेजी से फ्लैश होते हैं कि किसी भी सुपर कंप्यूटर की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्हें रीड और डिकोड नहीं कर सकती। इसे डिकोड करेगा सुपर कंप्यूटर से भी कहीं ज्यादा तेज सुपर कमांडो ध्रुव का दिमाग। हर बार इन लाखों करोड़ों सिंबल्स में से कोई एक ऐसा सिंबल होता है जो कि बार बार फ्लैश होता है। ध्रुव के दिमाग को तेजी से फ्लैश होते इन लाखों सिंबल में से एक सिंबल को ढूंढना होगा जो कि बार बार फ्लैश हो रहा है। जैसे ही ध्रुव का दिमाग उस सिंबल को ट्रेस करेगा, उसके दिमाग से जुड़े सेंसर से अटैच सुपर कंप्यूटर्स उन सिंबल को रीड कर लेगा। यह कंप्यूटर ध्रुव के दिमाग के साथ साथ कोलाइडर मशीन से भी जुड़ा हुआ है। सुपर कंप्यूटर इन सिंबल को प्रोटोकॉल के रूप में दोबारा कोलाइडर मशीन में बंद ब्रह्मकर्ण तक पहुंचाएगा। प्रोटोकॉल्स मैच होते ही ब्रह्मकर्ण असीमित एनर्जी डिस्चार्ज करने लगेगा, जो कि इस चेंबर से जुड़ी हुई टनल द्वारा हमारे थर्मल पावर प्लांट तक पहुंच जाएगी। प्रोटोकॉल के एक बार एक्टिवेट होने पर 7 दिन तक ब्रह्मकर्ण इतनी एनर्जी डिस्चार्ज करेगा जिससे पूरे देश की विद्युत आपूर्ति हो जाती है। मैं और ध्रुव पिछले 1 साल से हर हफ्ते यहाँ आकर यह काम कर रहे हैं। अब हर बार इस डिटेल नरेशन की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ प्रक्रिया का पालन कर रही हूँ। अरे, ये सिक्योरिटी अलार्म क्यों बज रहा है? तुम दोनों काम खत्म करो, मैं चेक करके आती हूँ। मेरा काम तो खत्म हुआ ध्रुव, तुम्हारा काम भी खत्म हो गया हो तो चलकर चेक करते हैं कि अलार्म क्यों बजा। 1 मिनट परमाणु, कुछ गड़बड़ है। हर बार प्रोटोकॉल मैच होते ही ब्रह्मकर्ण से निकलने वाले सिंबल्स फ्रीज हो जाते हैं, पर इस बार ब्रह्मकर्ण लगातार प्रोटोकॉल भेज रहा है और इन प्रोटोकॉल से एक से ज्यादा सिंबल्स रिपीट हो रहे हैं। ओ माय गॉड, यह तो ब्लू ए ड्यू अवे फ्रॉम नाउ। मैं कहाँ हूं? आप लोग कौन हैं? तुम द्रव्य परिषद के सम्मुख हो युवक, क्योंकि तुमने और मानव जाति ने जो किया है ब्रह्मांड के नियमों का उल्लंघन। काऊ काऊ काऊ, क्या बात है प्रिंस, तू इतना विचलित क्यों नजर आ रहा है? कुछ तो गड़बड़ है एंथोनी, वातावरण में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है। ओह, ये तो ज़ॉम्बी हैं। इसी का अंदेशा गलत नहीं था। शायद यही वह बड़ा खतरा है जिसकी जांच के लिए इरी ने हमें यहां भेजा था। पर ये तो आम ज़ॉम्बी जैसे नहीं लग रहे, क्योंकि ये तुम्हारे ग्रह के साधारण सड़े गले मुर्दे नहीं हैं। पिप्सॉन ग्रह के रक्त पिशाच के गुलाम हैं ये। पिप्सॉन ग्रह? ये क्या बला है? रक्त पिशाचों का ग्रह पिप्सॉन
जैसे तुम्हारे ग्रह पर जीवन का मुख्य आधार जल है, उसी तरह पिप्सोन पर जीवन का मुख्य आधार रक्त है। एक समय था जब पिप्सोन ग्रह पर रक्त की नदियां और सागर बहा करते थे, लेकिन रक्त पिपासियों की बढ़ती आबादी से रक्त स्रोत घटने लगे। पिप्सोन सभ्यता रक्त सागर को सूखते ही विलुप्त होने के कगार पर आ गई। रक्त पिपासुओं के पास खुद को बचाने का एकमात्र रास्ता किसी ऐसे ग्रह को ढूंढना था जहां से रक्त की आपूर्ति हो सके। रक्त पिपासुओं ने इस ब्रह्मांड के सैकड़ों ग्रहों को छान मारे, पर रक्त नहीं मिला जो रक्त पिपासुओं के पास बुझा सके। फिर हमारे अन्वेषक पृथ्वी पर पहुंचे। यहाँ के ग्रहवासियों के शरीर में वही रक्त बह रहा था जो कि पिप्सोन ग्रह पर नदियों के रूप में बहा करता था। जैसे ही हमारे अन्वेषक को संदेश हमें ग्रह पर मिला, हमने अपनी पूरी सेना के साथ पृथ्वी पर कूच कर दिया। परंतु जब हम पृथ्वी पर पहुंचे तो यहाँ पर पृथ्वी के सभी मानव गायब हो चुके थे। अब तुम दोनों प्रेत यह बताओगे कि पृथ्वी पर वे सभी मानव कहाँ गायब हो गए। कथा जारी है अदृश्य षड्यंत्र में। तो गाइस, ये थी इस कॉमिक्स का यही बात, चौथा भाग। 5th भाग अदृश्य षड्यंत्र जल्द ही हम लेकर आएंगे। तो गाइस, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली कॉमिक्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली कॉमिक्स में। थैंक यू।